सिलेबस में तो क्यों पढ़ोगे जबरदस्ती? हाँ भाई, ये बताओ, सुनो। तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, जिस लूप का साइड ए है और एक साइड बी है, या लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है। करंट इसमें दौड़ रही है, तो क्या इसमें टॉर्क आएगा? अरे बात समझ रहे हो? अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो क्या ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? अरे करेगा। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। टॉर्क बराबर एन आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, क्लियर है? किसके हिसाब से? करंट के डायरेक्शन के हिसाब से। अगर करंट क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। यहां तक कहानी क्लियर है? अरे क्लियर है, बस यही बात थी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब सुनो, एन आई ए को क्या मैग्नेटिक मूवमेंट लिखते हैं? तो इसी फॉर्मूले को क्या लिख लिया जाता है? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अच्छा, एक और बात बताई थी मैंने, पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी डाइपोल को रखा था तो क्या होता था? माइनस पी कॉस थीटा। किसी कॉइल के रख दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। और एम क्या रहेगा? एन आई ए। एम क्या रहेगा? एन आई ए। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? बहुत सिंपल है, बस ध्यान से पढ़ने वाली बात है। अब सोचो, जैसे ये सवाल कह रहा, करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द लूप। बताया था कल कि अगर अपने पास चाहे सर्कल हो, चाहे अपने पास रेक्टेंगल हो, जो भी हो, अगर इसका एरिया ए है और इसका एरिया भी कितना है? ए है, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, दोनों टॉर्क बराबर होगा। और देखो, यहां देखो, कह रहा मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, देन द टॉर्क विल बी। ना, ध्यान से, ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल, यही ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे गलत हो जाएगा ना। ये तुम्हारे पास मान लो कॉइल है, इस प्लेन के पैरेलल है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो ना? मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ी पढ़ रहे हो यार। ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसका एरिया वेक्टर तो ये होगा ना। तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। भाई एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, क्लियर है ना? एंगल कितना है ये? 90 डिग्री। तो टाउ बराबर लिखोगे क्या? एन आई ए इंटू बी साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1। तो टाउ बराबर एन आई ए इंटू बी, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क। तो क्या होगा? मैक्सिमम। और देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें ऐसे 6 लूप दिए हुए हैं, बताना है तुमको किस लूप में तुम्हारा, क्या बोलते हैं, कौन सा लूप ऐसा है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? टाउ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एम बी साइन थीटा ना। साइन 0 पे स्टेबल होगा कि 180 पे? जब भी तुम्हारा ये थीटा एम और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, तो क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? 0। क्लियर ना? 180 पर भी टॉर्क 0 होगा क्या? अरे 180 पर भी तो टॉर्क 0 होगा ना, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। क्लियर है ना? अब जैसे देखो, मैं कहूं आ जाओ आ जाओ, इसमें करंट ऐसे दौड़ रही है, डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? ऊपर जा रही है ना। दोनों के बीच का एंगल
कितना एंगल 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या लिखोगे, NIAB। क्या लिखोगे, NIAB। नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो n की जगह क्या डाल देंगे 1, तो ये हो जाएगा IAB। यहां पर भी देखो, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो यहां भी टाउ बराबर क्या लिखोगे, NIAB। यहां देखो तो एक डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, क्या यहां भी टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्या होगा NIAB। यहां देखो तो, यहां देखो तो, ये तो 30 डिग्री है, क्या नहीं होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। वो तो ठीक है, टाउ बराबर NIA/B। ये 30 डिग्री बस इसलिए दिया हुआ है कि तुम खाली कंफ्यूज हो जाओ, ये पता ना चले कि कितना एंगल बन रहा है। अरे भाई, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो वाई एक्स प्लेन में आएगा ना, आएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अरे है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है। तो भाई जेड एक्सिस तो एक्स वाई प्लेन से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। पता चला तुम यहाँ ढूंढ रहे हो NIAB साइन थीटा थीटा क्या रखें, तो फिर दिक्कत वाली बात है। भाई इसका जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो तो इस वाले बेस वाले प्लेन में लाई करेगा ना, वो इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, 90 बनाएगा ना, तो NIA/B। अच्छा यहां देखो तो, क्या जीरो हो जाएगा, टॉर्क बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा क्या है 0 डिग्री। अरे है ना, तो टॉर्क बराबर जीरो। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अच्छा ये स्टेबल होगा क्या, इसमें नीचे जा रहा है ना, तो टॉर्क कितना है यहां पर जीरो, लेकिन थीटा कितना है 180, तो ये कैसा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। बस यही अंतर था। ये देखो, अच्छा सवाल कह रहा, कंडक्टिंग रिंग जिसका मास कितना है 2 kg एंड रेडियस कितना है 0.5 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द रिंग कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। A horizontal magnetic field B equals to 10 Tesla is switched on at time t equals to 0 as shown in figure. The initial angular acceleration of the ring will be, निकालो, initial angular acceleration of the ring will be। टॉर्क लिखो और टॉर्क को किसके बराबर लिख दो I अल्फा के, बस खत्म। कितना आ रहा है 40। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखे हो, हाँ सब नरक है, एकदम बेकार है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस एक्सिस के अबाउट गोल घूमेगा ना यार, इतने गधा कैसे हो सकते हो यार। सब आते आते सवाल गलत हो जाएगा। टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या है NIA/B साइन थीटा है। अरे है ना, टॉर्क की जगह क्या I/अल्फा लिख सकते हो, और I की जगह क्या लिखोगे mr²/2 और अल्फा अल्फा बराबर n। कितना नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, ठीक है ना। करंट कितना दौड़ रहा है 4 एम्पियर। एरिया कितना हो जाएगा πr² लिख ले,
और मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना 10 टेस्ला, और एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पता चल रहा है ना, एरिया वेक्टर ऐसे। अच्छा, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा बराबर, अल्फा बराबर, हाँ यहाँ पे 40 पाई हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 2, 80 पाई होगा यार। हाँ अच्छा, मास नहीं डाला ना क्या, मास 2 kg दे रखा है ना। हाँ तो यहाँ m से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो तुम लोग का mr स्क्वायर रखने के बाद कैसे 40 आ गया था। ये बताओ, चलो एक क्वेश्चन बता लो। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसे रेक्टेंगुलर लूप है, यहां नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट है c, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट क्या है c, इसमें करंट दौड़ रही है I, और ये यहां पे फिक्स है, ये यहां पर फिक्स है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, ये जहां है वहीं रुका हुआ है। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो क्या ये एसएचएम करेगा, टाइम पीरियड बताना है भाई। देखो इसमें करंट अगर दौड़ रही होगी, अगर इसमें करंट दौड़ रही होगी, ये सी जो है ये बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये इसको गोल घुमाने की, ये करंट इसको गोल घुमाने की कोशिश करेगी। इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा कौन सा पोल, साउथ पोल, ठीक ना। इस समय ये कुछ गोल घूम के ऐसे रुका हुआ है, क्लियर। अरे भाई इसके ऊपर इस समय फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, तो ये गोल घूमेगा, क्या स्प्रिंग ट्विस्ट कर जाएगी, कुछ थीटा डिग्री गोल घूमने के बाद स्प्रिंग इसको ऐसे अटका दी है। ये गोल घूम रहा था और स्प्रिंग तो उल्टा, स्प्रिंग तो टाइट होगी ना, तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, ये गोल घूम जाए, नहीं, स्प्रिंग इसको रिस्टोर करने का काम करेगी। तो एक जगह इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, वहां से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, इट विल परफॉर्म एसएचएम। तो क्या होगा एसएचएम, टाइम पीरियड बताओ, फॉर्मूला क्या लिखोगे, टाउ बराबर, टाउ बराबर, बोलो बोलो बोलो, एम बी साइन थीटा, एन आई ए इंटू बी साइन थीटा, थीटा बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, टाउ बराबर एन आई ए इंटू बी साइन थीटा, तो ये कैसा होगा एन आई ए इंटू बी इंटू थीटा, क्लियर है। टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ताकि ये थोड़ा सा ही घूमते ही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गया, और उसके बाद जब आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो बहुत छोटे एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा एंगल से डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, एसएचएम करेगा, तब एसएचएम नहीं करेगा। समझ नहीं आया भाई। ये सोचो अगर इसके अंदर करंट दौड़ रही होगी आई, तो क्या इसके अंदर कुछ टॉर्क पैदा होगा, वो टॉर्क क्या करेगा, इसको गोल घुमाने की कोशिश करेगा, और स्प्रिंग क्या इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग चाहेगा कि ये गोल घूम जाए, नहीं, स्प्रिंग को हटा दोगे तो ये फ्रीली गोल गोल घूमता रहेगा, बट स्प्रिंग के लगने की वजह से क्या ये थोड़ा गोल घूम के रुक जाएगा, जहां रुक जाएगा वहां नेट टॉर्क कितना होगा, 0। एक्स्ट्रा टॉर्क कब आएगा, जब उसके बाद तुम उसको थीटा डिग्री डिस्प्लेस करोगे। तो तुमने बहुत स्लाइटली थीटा डिग्री डिस्प्लेस किया, तो टाउ बराबर तुमको क्या मिला, एन आई ए इंटू बी, टॉर्क बराबर, अब देखो टॉर्क बराबर क्या, माइनस ऑफ सी थीटा हो गया, अरे हो गया। तो टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई सी, आई बाई सी, आई क्या है करंट, आई क्या है करंट, ए दादा, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लो अगर हम कहें कि ये एक अपने पास स्क्वायर बेस्ड कॉइल है, ये भी ए है ये भी ए है, तो क्या इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है, अरे गोल घूम रहा है ना, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, हाँ बोलो, m a स्क्वायर बाई 12, m a स्क्वायर बाई 12,
ये तुम्हारे पास हो जाएगा आई, उठा के वैल्यू डाल दो। तो टी बराबर कितना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर बाई 12, और सी का वैल्यू क्या है, एन आई, एरिया की जगह क्या ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए इंटू बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो टी बराबर कितना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई 12 एन आई बी। ये टाइम पीरियड आ गया। क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक सवाल देखो, ये क्या कह रहा, a circular coil of 100 tons and having a radius 0.05 meter carries a current of 0.1 ampere. Calculate the work required to turn the coil in an external field of 1.5 Tesla through 180 degree about an axis perpendicular to the magnetic field. The plane of coil is initially at right angle to the magnetic field. The plane of the coil is initially at right angle to the magnetic field. बनाओ, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है ना, तो W एक्सटर्नल के लिए क्या लिखोगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर क्या होता है, एम बी कॉस थीटा, प्लस में कि माइनस में, निकालो आंसर, बताओ देखो क्या आता है। हेलो, हाँ कह रहा हूँ, एक बोतल पानी भिजवा दीजिए किसी से, और चाय मंगवा दीजिए आप, कोई है लाने वाला, ले लीजिए। हाँ भाई बोलो। एंगल का ध्यान देना। कितना है, पहला कह रहा है द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो U इनिशियल होगा क्या वो माइनस एम बी हो जाएगा, बोलो हाँ के ना। थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। अरे यार क्या है, गधा उधा हो क्या एकदम से यार, ऐसे क्यों पढ़ोगे। कह रहा था प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन है, इस ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्लेन का डायरेक्शन देखोगे ना, तो एंगल कितना हो गया इनिशियली, 0। थोड़ा ध्यान दो, दिमाग खोल के पढ़ो। तो U बराबर माइनस एम बी कॉस 0 माइनस प्लस एम बी हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और U फाइनल क्या लिखोगे, U फाइनल क्या लिखोगे, वो भी प्लस एम बी हो जाएगा, 180 डिग्री रिटर्न किए हो ना, तो माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, 180 डिग्री घूम गए, तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो कितना हो जाएगा, 2 एम बी हो जाएगा। एम कितना, एम कितना, बोलो बोलो बोलो, एम कितना है, एन आई ए इंटू बी, तो दो, एन कितना है 100, आई कितना है 0.
ए कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आर की जगह कितना? 0.05 का स्क्वायर और इनटू मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला। ये करना है और क्या। अरे क्लियर है। तो कितना बचा? 2 × 10 × पाई। ये 10 समझ आया क्यों लिखा? इंटू इसको क्या 5 × 10⁻² लिख सकते हैं? तो 25 × 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। तो 25 गुना कितना हो जाएगा? 50। अरे क्लियर है। हाँ -4 होगा। 25 गुना ये 25, 25 गुना 50, 50 दाम है 500, 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻4। 1.5 को क्या 3/2 लिख सकते हैं? अरे क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 750 ना। 750 पाई इंटू 10⁻⁻4। अरे क्लियर है। या फिर तुम क्या लिख सकते हो? 7.5 पाई इंटू 10⁻⁻2। अरे क्लियर है। नहीं आया? इतना आ जाएगा वर्क डन, इतना जूल काम करना पड़ेगा। और देखो अगला हिस्सा है हमारे पास क्या? मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर एंड रेडियल मैग्नेटिज्म। इस हिस्से में और इसके अलावा कोई टाइप ही नहीं है और कोई सवाल ही नहीं है। घूम फिर के बस यही एक क्वेश्चन पूछेगा। मान लो फॉर अ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब कि एक कॉइल है। लिखो क्वेश्चन, लिखो स्टेटमेंट लिखो, सही से आंसर करना, गड़बड़ मत करना। अ सर्कुलर कॉइल of radius 14 centimeter, a circular coil of radius 14 centimeter is placed in external magnetic field, is placed in external magnetic field of 20 Tesla at of कितना? Of 20 Tesla in such a way that magnetic field is the magnetic field is making an angle of 30 degree with the plane, making an angle of 30 degree with the plane, 30 degree with the plane। हो गया? if the plane is rotated by, हाँ इजी है ना। एक कप चाय, चाय और हाँ बिस्किट मंगा दीजिए। मैं दे दूंगा, यू स्कैनर करके पे कर दूंगा। ठीक है। तो बहुत गर्म पानी ले आयो यार। कुछ ज्यादा ही गर्म बनाओ। हाँ रोटेटेड बाय 120 डिग्री, रोटेटेड बाय 120 डिग्री। फाइंड द वर्क डन। बहुत ध्यान से बनाना। हाँ
अरे करंट आई है यार, नंबर ऑफ टर्न्स एन है। एन आई के टर्म में आंसर बताओ। ये तुम्हारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, हाँ √3 MB। θ1 कितना लिखे हो, θ2, ठीक। वर्क डन बराबर कितना होगा, क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे भाई, लिखोगे ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, बोलो यू इनिशियल पहले तो कितना लिखोगे, माइनस ऑफ एम बी कॉस, कॉस 30 डिग्री ना, और इसको यहां से कितना डिग्री रोटेट कराया गया, 120 डिग्री, तो यहां कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस कितना 150 डिग्री ना, यही ध्यान देना था बस, बस इतनी बात ध्यान देनी थी, माइनस ऑफ एम बी कॉस 150 डिग्री, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से माइनस एम बी कॉस 150 का वैल्यू कितना होगा, प्लस √3/2 की माइनस √3/2, बोलो बोलो बोलो, माइनस √3/2। अब यार ये सब नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा भाई, और प्लस एम बी कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना, √3MB। अब m तुमको लिखना है तो n दिया होगा, i दिया होगा, एरिया दिया होगा, क्लियर है। मैं तो बस इसलिए दिया था कि तुमको थीटा देखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बहुत सारे लोग को नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई, कौन सी खास बात है, कौन सा पहाड़ टूट रहा है जो नहीं बन रहा है इसमें से, कब आओ, ध्यान नहीं लग रहा है ना, मन कहीं और छोड़ के आए हो तो कहां से लगेगा, अरे क्लियर है, क्लियर है। चल एक और क्वेश्चन लिख, हाँ इस क्वेश्चन का, पहले तो थीटा 30 डिग्री दिया हुआ था, दूसरा 120 डिग्री घुमाया गया, तो 120 डिग्री घुमाया गया तो फाइनल एंगल कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, पहले मैग्नेटिक फील्ड से 30 था, 120 डिग्री घूम गया तो मैग्नेटिक फील्ड से कितना हो गया 150। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड ए, a rectangular coil of side A is placed in a magnetic field, हाँ बताओ अच्छा, हाँ प्लेन से 30 डिग्री दिया था क्या, आहा, अरे वाह बहुत बढ़िया, गुड जॉब गुड जॉब, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो ये कितना हो जाएगा, अरे यार बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल, एंगल एरिया वेक्टर से नहीं गिवन था, एंगल इज गिवन बाय, गिवन फ्रॉम प्लेन, तो ये कितना हो जाएगा एरिया वेक्टर से कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यस, तो 60 डिग्री हो गया, 60 से कितना घूमे 120, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, हाँ ठीक है बहुत अच्छा गुड जॉब, तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा, एम बी कॉस 60 डिग्री, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यू इनिशियल कितना, यू फाइनल कितना प्लस एम बी हो जाएगा, अरे ठीक है ना, हाँ प्लस एम बी, θ1 कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, θ2 कितना हो गया 180 डिग्री, अरे हो गया ना, तो माइनस एम बी कॉस 180 होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, बढ़िया, तो एम बी प्लस एम बी बाई 2, तो आंसर कितना होगा, हाँ 3MB/2, हाँ सही है, अब सही है, यस
चलो अगला सवाल लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोलू? हाँ, a rectangular coil of side A is placed in external magnetic field, is placed in external magnetic field B, हाँ, external magnetic field B at an angle of 60 degree from the plane, at an angle of 60 degree from the plane, थोड़ा ध्यान देना, at an angle of 60 degree from the plane, find the possible work done, find the possible work done to rotate the coil, find the possible work done to rotate the coil by 90 degree, by 90 degree. बना भाई। थीटा 1 कितना होगा? 30, और थीटा 2 120, 120 ना, बढ़िया, आंसर निकालो। बोलो कितना आंसर आ रहा है? हाँ, अब ऑप्शन में ये कुछ ऐसा दिया ही नहीं रहेगा। इसके दो पॉसिबल टॉर्क होंगे, दो पॉसिबल वर्क डन होंगे। तुमको ये थोड़ी बोला कि थीटा डिग्री कैसे बना रहा है, उल्टा भी कर सकता है ना, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा। देखो कंडीशन 1, तुमसे कह दिया गया कि तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप का मान लो ये एरिया वेक्टर है, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। अरे क्लियर है ना, ये एरिया वेक्टर और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसका इनिशियल एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अरे 30 डिग्री, प्लेन से कितना एंगल बना रहा है? 60, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब एक कंडीशन ये है कि तुम इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो जब तुम 90 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो थीटा 1 तो तुम्हारा हो गया 30 डिग्री, और थीटा 2 कितना हो गया? 120 डिग्री। अगर तुम इसको कैसे घुमाते हो? इधर। लेकिन अगर तुम इसको इधर घुमाते हो तो तुम्हारा थीटा 1 कितना है? 30 डिग्री, और थीटा 2 कितना होगा? 60 डिग्री। अरे क्लैरिटी है? तो क्या होगा बोलो? u बराबर, यहां पे u बराबर क्या लिखे? माइनस ऑफ एम बी कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 120 का वैल्यू -1/2 ना, और यहां पर कितना? प्लस एम बी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो क्या करें, एम बी बाई 2 को कॉमन कर लें, अंदर क्या बचेगा? √3 + 1, यही तो बचेगा। यहां निकालोगे तो क्या बचेगा बताओ? u बराबर कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? -mb/2, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना रहेगा? तो बोलो √3mb/2। अब यहां से क्या, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? हाँ भाई, तो यहां क्या हो जाएगा? mb/2 को कॉमन कर लेंगे,
क्या बचेगा, √3 - 1। अब ये वाला ऑप्शन दिया होगा, तो दोनों कंडीशंस तुमको चेक करने आनी चाहिए। दो पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जीज होंगी इसमें, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारे पास एक्सटर्नल वर्क डन मिल जाएगा, W एक्सटर्नल। अच्छा, अगर मान लो तुमसे पूछ लेता मैग्नेटिक वर्क, तो ऐसे पूछेगा नहीं कभी। हाँ, क्या चीज नहीं रहेगा ही नहीं, दोनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन रहेगा ही नहीं। एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ी है। हाँ, तब फिर वो नीचे देगा A and B, बोथ A and B। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। अरे कहानी में आगे चले, पक्का। इसके बाद इसी पर, इसी टॉर्क का एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं भाई साहब, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें 3 कॉन्सेप्ट है टोटल। एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिक, एक रेडियल मैग्नेटिज्म और एक इसकी सेंसिटिविटी। तो सुनिएगा, जो सबसे पहला मूविंग कॉइल, ओ भाई बस, जो सबसे पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया गया ना, वो कुछ ऐसा सेटअप था। यहां पर नॉर्थ पोल था, यहां पर साउथ पोल था, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी थी ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर की, और इसके ऊपर खूब सारी वाइंडिंग की हुई थी। वाइंडिंग समझते हो ना, खूब सारे टर्न्स लगाए गए थे ऐसे। इस टर्न का एक एंड एक स्प्रिंग से जोड़ दिया गया था, और एक एंड एक पॉइंट पे हिंज कर दिया गया था। यहां पे ऐसे एक स्केल लगा दी गई थी, और इसके ऊपर ऐसे एक निडल लगा दी गई थी। क्लियर। तो हुआ क्या, इस पूरे सेटअप को एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया गया था, ताकि एयर रेजिस्टेंस किसी तरह से कोई रोल प्ले ना करे। ठीक। और हुआ क्या कि यहां से एक वायर निकाला गया, इसको यहां पर एक स्क्रू की हेल्प से कनेक्ट कर दिया गया, एक स्क्रू यहां लगाया गया। ये जो वायर यहां जा रहा था ना, ये इसमें बंधा था, सब कंडक्टर थे, और फिर यहां से एक वायर निकाल के ऐसे यहां कनेक्ट कर दिया गया। अब हमको करंट या वोल्टेज मेजर करना था, तो हमारे पास ये टर्मिनल अवेलेबल था। इस टर्मिनल पे मान लो अगर हम बैटरी लगा दिए और हम एक रियोस्टेट लगा दिए, और हमको पता करना है कि हमारे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, तो जैसे ही तुम की क्लोज करोगे, क्या होगा, यहां करंट दौड़ेगी, करंट इस स्प्रिंग से पास करते हुए इस कॉइल में जाएगी। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो क्या होगा, इसके बीच में क्या परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही ये कंडक्टर फील करेगा कि मेरे अंदर करंट आ गई, क्या ये गोल घूम जाएगा, अरे गोल घूमेगा ना। अगर ये स्प्रिंग ना होती तो ये फ्री होता गोल घूमने के लिए, और गोल गोल घूमता रहता। लेकिन ये स्प्रिंग क्या करेगी, थोड़ी करंट गई, थोड़ा घुमा दिया, और करंट गई और घुमा दिया, और करंट गई और घुमा दिया, और घुमा के रोक देगा। रोक देगा तो ये रीडिंग डिफ्लेक्ट करेगी। देखो जैसे जैसे ये घूमेगा, क्या ये स्केल भी घूमेगी। अरे क्लियर है ना। तो यहां हमको रीडिंग मिलती थी। क्लियर। तो देखो हमने क्या किया भाई, हमने इसके अंदर से कोई करंट पास कराई, अरे कराई ना। ऐसे इसके अंदर करंट पास कर रही है, और ये करंट यहां चली जा रही है, फिर लूप कंप्लीट हो जा रहा है। तो कितना टॉर्क एसोसिएट हो रहा है, बोलो, NIA × B साइन थीटा। क्या यही टॉर्क एसोसिएट हो रहा है। अब सोचो, ये जो टॉर्क है, क्या इसको पूरा गोल घुमाता रह रहा है, या एक जगह लाने के बाद रुक जा रहा है। थोड़ा गोल घूमने के बाद रुक जाएगा ना। रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट कितना है, C। कितना है, तो स्प्रिंग भी तो टॉर्क पैदा कर रही है, अरे कर रही है कि नहीं। जिस जगह ये जाकर रुका है, उस जगह जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस कॉइल का है, उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क किसका है, स्प्रिंग का है। अरे क्लैरिटी है ना। स्प्रिंग इसको गोल घूमने से रोकेगा। स्प्रिंग के टॉर्क को बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। इस टॉर्क को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं भाई साहब, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और टाउ बराबर क्या होता है, सी थीटा। टाउ बराबर सी थीटा। तो ये कौन सा टॉर्क होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, या ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये
क्लॉकवाइज, तो क्या लिखोगे? एन आई ए इंटू बी साइन थीटा माइनस सी थीटा बराबर कितना? 0। क्लियर है ना? एट इक्विलिब्रियम। तो हुआ क्या, यहां से एन आई ए बी साइन थीटा बराबर क्या मिल गया अपने को? सी थीटा। कितना मिल गया? सी थीटा। अरे क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान देना, यहां से अगर मुझे आई लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? सी थीटा अपॉन एन ए बी साइन थीटा, यही तो लिखूंगा। अब मुझे इससे एक स्केल बनानी है, इस सिस्टम से मुझे एक स्केल बनानी है। सी क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी कैसा है? कांस्टेंट। एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? थीटा और साइन थीटा, थीटा और साइन थीटा। तो हमने देखा कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? थीटा अपॉन साइन थीटा के। अच्छा ये बताओ, इस प्रोपोर्शनैलिटी से जो तुमको स्केल मिलेगा वो लीनियर मिलेगा कि नॉन लीनियर? अरे भाई, साइन थीटा कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है कि नॉन लीनियर? साइन थीटा इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। अरे क्लैरिटी। अब जैसे केवल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के आता तो स्केल कैसी हो जाती? लीनियर। कैसी हो जाती? लीनियर। 1 डिग्री पे 1 एम्पियर, 2 डिग्री पे 2 एम्पियर, 3 डिग्री पे 3 एम्पियर। लेकिन यहां ऐसा होने वाला? अब मान लो तुम थीटा घुमाए 30 डिग्री, तो यहां 30 डिग्री रखोगे, यहां साइन 30 डिग्री रखोगे, साइन 45 पे सिचुएशन अलग हो जाएगी। ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा। तो इससे हमको दिक्कत क्या हुआ कि द स्केल इज यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। इस सेटअप का यही लिमिटेशन था। विद दिस सेटअप मेजरिंग स्केल इज क्या? नॉन यूनिफॉर्म। मेजरिंग स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म। अरे क्लियर है क्या? फिर हमने थोड़ा दिमाग दौड़ाया कि अगर कुछ ऐसा कर दें कि साइन थीटा हमेशा 90 डिग्री हो जाए। साइन थीटा हमेशा कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1। अरे क्लैरिटी है ना? साइन 90 का वैल्यू 1, बस काम बन जाएगा। तो यहां 90 नहीं होगा। ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? ट्विस्ट। ये थीटा क्या है? क्या है? ट्विस्ट। तो यही से बहुत नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीपीएमटी में, तो कई बार पूछा गया कि रेडियल मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिज्म इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कॉन्सेप्ट क्या था? सुनना, रेडियल मैग्नेटिज्म में हमने कहा कि एक सेंटर मार्क करो। क्या मार्क करो भाई साहब? सेंटर। इस सेंटर से बनाओ एक स्फेयर, सॉफ्ट आयरन को। जैसे वहां पे अपन इधर अपन ये रेक्टेंगुलर कॉइल माने थे ना, ये बीच में कभी रेक्टेंगुलर होती है कभी सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है ना? तो यहां वो शेप हटा के कह दिया गया कैसा शेप मान लो? स्फेरिकल। और फिर कहा कि इसी का सेंटर रख लो, इसी का सेंटर रख के मैग्नेट्स काट लो दो। एक मैग्नेट कर दो नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट कर दो भाई साहब साउथ पोल। अरे कर दोगे? एक मैग्नेट कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। और एक मैग्नेट कौन सा? साउथ पोल। और इस आर्क का और इस आर्क का भी सेंटर यही है कि नहीं है? तो क्या होगा? क्या इससे निकलने वाली सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सेंटर से पास करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? अब सोचो, हमने क्या किया, यही है रेडियल मैग्नेटिज्म। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिज्म। अब हुआ क्या, हमने इसके ऊपर ऐसे कॉइलिंग कर दी, इसके ऊपर ऐसे कॉइलिंग कर दी। तो सोचो, इस कॉइल का जो वेक्टर होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, अगर इसमें करंट ऐसे दौड़ रही है, क्या इधर होगा? और क्या मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के अलोंग जा रही है? क्या हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? अरे बनाएगा यार। साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1। अब हुआ क्या, सेम वही सेटअप, यहां पे स्प्रिंग लगाया, यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल दिया और इसको ऐसे एक गियर मैकेनिज्म से, यहां गियर मैकेनिज्म लगा होता है, यहां से ऐसे एक स्केल बना देते हैं। अब सोचो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा, यहां से ऐसे एक वायर जा रहा होगा, जिस वायर पे बैटरी का कौन सा एंड कनेक्टेड होगा? नेगेटिव। यहां से करंट जा रही है, इसके अंदर दौड़ रही है, इस वायर के रास्ते टर्मिनल में जा रही है, और क्या सर्किट क्लोज करेगी बार बार? करेगी ना। अब जैसे इसके अंदर करंट दौड़ेगी, क्या ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो ये रोटेट करेगा। अरे क्लियर है ना?
जब ये रोटेट करेगा तो भैया ये तो ट्विस्ट होगा ही भाई, ये जब गोल घूमेगा तो ये तो ट्विस्ट होगा ही। मान लो ये थीटा डिग्री ट्विस्ट हो गया, लेकिन इस कॉइल से हर सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है क्या वो रेडियली एंटर कर रही है। तो यहां टॉर्क वाले में जब तुम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम वी साइन 90 डिग्री। एम की जगह क्या, एन आई ए इंटू बी साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिज्म। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। अच्छा, जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, सी इंटू थीटा। क्योंकि भाई अगर ये गोल घूमा तो स्प्रिंग तो थीटा डिग्री ट्विस्ट करेगा ही ना, अरे करेगा ही ना। इसके पहले कोइंसिडेंस अलग था कि ये थीटा डिग्री घूम रहा था, ये भी थीटा डिग्री घूम रहा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसके बीच का एंगल थीटा बना रहा था। क्लैरिटी है। तो यहां क्या आ रहा था, एन आई ए बी इंटू साइन थीटा, और टॉर्क बराबर क्या, सी इंटू थीटा। यहां कौन घूमा, स्प्रिंग। कौन घूमा, ये भी गोल घूम रहा है, लेकिन यहां एंगल हमेशा कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। तो बस, तो क्या लिखे, सी थीटा बराबर क्या लिखे, बोलो, एन आई ए इंटू बी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सी थीटा बाई एन बी ए। अरे होगा कि नहीं होगा। अब देख, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो रेडियल मैग्नेटिज्म से स्केल कैसी हो गई, स्केल कैसी हो गई, लीनियर। नहीं आया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब इसी फॉर्मूले से दो टर्म कैलकुलेट किए गए। एक का नाम रखा गया करंट सेंसिटिविटी। क्या नाम रखा गया भैया, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को CS लिखते हैं, और ये क्या हो जाता है, थीटा बाई आई। तो सोचो थीटा बाई आई क्या हो जाएगा, एंगल रोटेटेड पर यूनिट करंट। एंगल रोटेटेड पर यूनिट करंट। अरे क्लियर है क्या, सेंसिटिविटी का मतलब समझते हो ना, कि कैसा मेजरमेंट निकल के आ रहा है। क्लियर। एक यूनिट करंट को मेजर करने के लिए जितना कम एंगल चलेगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी हाई होगी। अब एक डिवाइस है, वो 1 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए मान लो 30 डिग्री चली, और एक डिवाइस है वो 1 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए 10 डिग्री चली। कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा, 10 डिग्री वाला। अरे क्लियर है ना, वो ज्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा, सोच लो। गलत है, उल्टा है, 30 डिग्री वाला मोर सेंसिटिव। यही समझना है। 1 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए वो 30 डिग्री चला। क्लियर है। तो 1 डिग्री पे कितना करंट आया, 1 डिग्री पे कितना करंट आया, 30 डिग्री। मान लो एक एक डिवीजन हम कह रहे हैं, तो एक डिवीजन पे कितना करंट आया, हाँ 1/3, 1/30 आया ना। और एक में 10 डिवीजन चला तो 1/10, 1 बाई, कौन ज्यादा सेंसिटिव है, हाँ ज्यादा सेंसिटिव कौन है, छोटी करंट कौन मेजर कर रहा है, 30 डिग्री वाला ना। तो जिसमें डेविएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, किसके लिए, करंट मेजर करने के लिए। अरे क्लियर है। अब एक स्केल है वो सेंटीमीटर की स्केल है, एक स्केल है वो मिलीमीटर की स्केल है, तो कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा, मिलीमीटर वाली, क्योंकि वो ज्यादा छोटा मेजरमेंट कर सकती है। सेंसिटिविटी का मतलब यही है कि कौन कितनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन बी ए बाई सी। इसी में एक टर्म हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाई वी। तो थीटा बाई वी की जगह क्या आई आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और थीटा बाई आई किसके बराबर है, एन बी ए। तो यहां क्या हो जाएगा, एन बी ए बाई सी आर। अरे क्लियर है क्या, ये तुम्हारे पास हो गया क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस डिवाइस का एडवांटेज क्या है, कैसी डिवाइस है ये, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि मैग्नेटिक डिवाइस है, मैग्नेटिक डिवाइस है। अगर इसमें बहुत थोड़ी सी भी करंट जाएगी तो क्या ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी वजह से इसकी सेंसिटिविटी निकाली जाती है और कहा जाता है इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई अमाउंट ऑफ करंट और हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज। तो इसी के बिहाफ पे बनाया जाता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव टू हाई करंट एंड हाई वोल्टेज। तो करते थे ना, क्या करते थे, अगर मान लो हमको एज अ वोल्ट मीटर यूज करना है तो क्या करते थे, वोल्ट मीटर के लिए शंट लगाते थे,
वोल्ट मीटर के लिए क्या लगाते थे, बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में, क्योंकि ताकि मैक्सिमम ड्रॉप उस रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाए और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस ड्रॉप कम से कम। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट जाएगी तो इस स्प्रिंग की औकात नहीं है कि फिर ये इसको रोक पाए। अरे क्लियर है क्या? तो ये स्प्रिंग टूट सकती है, इसी वजह से इसमें करंट कम रखा जाता है। मैग्नेटिक डिवाइसेस जितनी होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्लियर? ये रहा तुम्हारे पास करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहां खत्म होता है तुम्हारा एक पार्ट, दैट इज मैग्नेटिज्म। ठीक, वो तो मॉड्यूल तो बताएं, मॉड्यूल देख। हाँ, ये वाला, इसमें मैग्नेटिज्म नहीं है क्या? दो है ना, तो खोल के देखा भी नहीं अभी तक एक बार में। रहने दे बेटा, नहीं है इसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक है। सॉरी, दो दो दो। हाँ, ये बना हुआ है उस पे। हाँ यार, चाय पी लो यार, हो गया यार। ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 72 कोई बनाए? क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 बनाओ। बनाए हो? बना ही नहीं, पहुंचे ही नहीं अभी। कर क्या रहे हो भाई? टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सर? नहीं, मैथ पढ़ रहे थे? मैथ देख, कौन कोई मैथ था यार? साला बोरिंग। नहीं, क्यों? रोहित भी तो अच्छा खेल रहा था यार। अच्छा टच में लग रहा था, मुझे लगा बढ़िया खेलेगा, फंस गया बेचारा। शुभमन गिल ने मार दिया शतक। हाँ ठीक है, अभी आ रही है पाकिस्तान अगले मैच में। बताओ इसका आंसर क्या है? 72। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ, तो अबे यही तो एम जी बाई आई एल टेन थीटा, कल तो कराया था। थोड़े दिन पहले बनवाए होते तो नहीं याद रहता, कल बनवाए थे इस वजह से याद है। क्वेश्चन नंबर 152 भाई, क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर डज नॉट डिपेंड अपॉन a very strong magnetic field in the permanent magnet, the current it measures, a very thin weak suspension, a large number of turns in the coil। कौन सा? बी, द करंट इट मेजर्स। हाँ, बोलो। क्या होगा? बी होगा भाई, बी। अरे थीटा बाई आई तो कांस्टेंट रहेगा यार, करंट बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
करंट सेंसिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, समझ रहे हो ना, उस पूरे सेटअप की प्रॉपर्टी है। तो करंट तो वो अलग अलग मेजर करेगा ही ना, बट ऐसा थोड़ी है कि जब 2 एम्पियर की करंट जा रही तो सेंसिटिविटी अलग होगी, 1 एम्पियर की करंट जा रही तो सेंसिटिविटी अलग होगी। सेंसिटिविटी तो उतनी ही रहेगी, 2 एम्पियर की करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, 1 एम्पियर की करंट पे कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये तो बना ही लोगे यार, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ भाई, कह रहा वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डज नॉट अफेक्टेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। रीजन, द फील्ड मैग्नेट ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सही है। हाँ, अरे और क्या यार, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है बच्चा। ऐसे थोड़ी है कि यहां तुम चार्ज पार्टिकल रख दोगे ऐसे तो अपने आप दौड़ने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भरा होता है तुम्हारी दुनिया। क्या चीज? तो वो जो फ्लेयर आ रही है वो रुक क्यों रही है? केवल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से थोड़ी, वो बहुत रफ्तार से आ रही है तो बहुत ज्यादा करंट इंड्यूस करती है छोटी मैग्नेटिक फील्ड पर ही। और बताओ, अच्छा एक और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वो बेसिक गैल्वेनोमीटर नहीं होता, वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। वैसे एक ऐसे, पता नहीं तुम लोग लैब वैब गए हो तो देखे हो कि नहीं देखे हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपास रखा होता है एक, हाँ, एक और एक ऐसे बार बना होता है ऊपर। तो उसका जब लोकेशन चेंज करो तो वो कंपास नीडल हल्का 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 घूमती रहती है, डिफ्लेक्ट होती रहती है। पहले ये सब सिलेबस में था, बता दिया। हाँ भाई, वी जनरली यूज्ड कॉन्केव पोल्स इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, वी जनरली यूज कॉन्केव पोल इन, कॉन्केव पोल्स का मतलब कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्यों कॉन्केव यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं? कॉन्केव यूज करते हैं, क्लियर है ना। वो भी कौन से वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता है? इस वाले जो बेसिक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में प्लेन मिरर यूज किया जाता है, मतलब ग्लास यूज किया जाता है, प्लेन ग्लास। इसका बताओ, हाँ क्या होगा इसका? वी जनरली यूज कॉन्केव पोल्स, कॉन्केव मिरर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सही है। कॉन्केव मिरर का प्रॉपर्टी क्या है? इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है ना। हमको रीडिंग एक्यूरेट मेजर करना है तो इमेज कैसी चाहिए? मैग्नीफाइड। कैसी चाहिए? मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड कौन बना सकता है? कॉन्केव। कौन बना सकता है? कॉन्केव। रीजन कह रहा प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉल्स। कहां प्ले पैरेलल रहेगा यार हमेशा? तो गोल घूम रहा है ना यार। अरे गोल घूम रहा है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग होगा। हाँ, ए दिया हुआ है? नहीं, ए तो नहीं होगा यार, ए नहीं होगा। प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, पैरेलल रेडियल मैग्नेटिज्म में होगा, इस वाले में, इस वाले में। ये प्लेन के पैरेलल है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें हमेशा पैरेलल होगा। क्या चीज? अरे भाई प्लेन ऐसे है, ये है प्लेन, कॉइल का प्लेन, इस स्फेयर का प्लेन थोड़ी। करंट तो कॉइल में दौड़ रही है ना, और सारी की सारी कहां से बनी हुई है? रेडियस से। ये सब की सब कहां से पास कर रही है सारी कॉइल्स? रेडियस से। तो ये तो रेडियस के अलोंग ही जाएगा ना, तो जाएगा तो उसी प्लेन के अलोंग ही जाएगा ना। सही है, रेडियल मैग्नेटिज्म में यही होगा, ए सही होगा। हाँ, क्या भाई? हाँ, क्या चीज? हाँ, रेडियल मेंशन नहीं किया हुआ है, बट रेडियल मैग्नेटिज्म फिर बेसिक कैलकुलेशन के लिए प्रेफर करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। हाँ, क्या चीज? हाँ यार, लेकिन इसमें मिरर यूज नहीं होता है कहीं यार, ये तो सिंपल एक स्केल होती है, इसी स्केल पर हमको रीडिंग दिख जाती है। मिरर की जरूरत हमको यहां पड़ती है, मिरर की जरूरत हमको यहां पड़ती है कि कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ये रीडिंग ऐसे चल रही है, सामने ऐसे एक मिरर लगाया जाता है जो इसकी इमेज वहां पर क्लियरली दिखाता है। यहां जरूरत नहीं पड़ती है। पता ही कैसे बनाया हुआ है। ठीक। हाँ, अच्छा कॉन्केव पोल लेते हैं।
शेप की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। इसका मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं यार, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हाँ रीजन सही है भाई। हाँ, क्या चीज? वी जनरली यूज कॉनकेव पोल्स इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रेडियल मैग्नेटिज्म की बात है भाई। पहली बात तो ये समझ आ गई, कॉनकेव पोल है। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रेडियस से पास करेंगे? इसके ऊपर जितनी कॉइल्स लगाए हो, ये कॉइल्स भी कहां से पास कर रही है? रेडियस से पास कर रही है, कर रही है ना। तो इसका जब कोई भी सेक्शन काटोगे तो इसकी लाइन और प्लेन की लाइन दोनों सेम ही तो आएगी, दोनों रेडियस के अलॉन्ग ही है। तो पढ़ना क्या कह रहा, प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के पैरेलल ही तो है। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है और तुम्हारा प्लेन भी ऐसे ही है। प्लेन के डायरेक्शन वेक्टर की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन वेक्टर से हमेशा कितना एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री से। प्लेन से कितना एंगल पे रहेगा? 0 डिग्री पे। हाँ, क्या चीज? हाँ बिल्कुल कर रहा है। अरे भाई, जब तक ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे कॉनकेव नहीं होगा, इसको सेंटर को रख के नहीं होगा, तब तक ये रेडियल जाएगी कहां? अरे ये इसके रेडियस के अलोंग आने के लिए इसी का रेडियस सेंटर रख के ऐसे काटोगे ना, तभी तो आएगा। यही तो बोला पहली लाइन। इसी कॉन्सेप्ट को तो बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिज्म। क्या हुआ भाई, कहां कुछ हो रहे हो? और बताओ। और सब बढ़िया है सर। तो अब इसमें के जितने क्वेश्चंस हैं सारे बन जाएंगे। एक्सरसाइज 1 2 सब बना लेना। 3 मत बनाना, 3 टाइम पास है यार, वेस्ट ऑफ टाइम है। 3 वेस्ट ऑफ टाइम है। चलो भाई, आ जाओ जरा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नेक्स्ट पार्ट। बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ हाँ, अभी आधे घंटे की ब्रेक में मैं इसके क्वेश्चंस लगा लूंगा, थोड़े 15 20 पीपीटी में लगा के ले आऊंगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो भाई, मैग्नेटिज्म एंड मैटर दो कैटेगरीज में पढ़ना है। एक कैटेगरी का नाम है बार मैग्नेट, और एक कैटेगरी का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ भाई साहब, यही दो हिस्से हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहले एक और हिस्सा हुआ करता था अर्थ मैग्नेटिज्म, वो हटा दिया गया। हाँ भाई, तो उसमें क्या होता था, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वैल्वेनोमीटर सब आ जाता था, और शायद बड़ा बोरिंग भी लगता था आप लोग को। लगता था? कभी पढ़े हो अर्थ मैग्नेटिज्म? पढ़े हो कभी? हाँ, अच्छा, किसको किसको क्लियर है मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? बता। मैं गधा, मैं फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा हूं यार। क्या जानते हो तुम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मैं मटेरियलिस्टिक बिहेवियर की बात कर रहा हूं। फॉर्मूले से कुछ नहीं बनेगा, फॉर्मूले से कभी रिलेट ही नहीं कर पाएगा। चल छोड़, रहने दे, आ जा इधर देखते हैं क्या क्या है। अर्थ मैग्नेटिज्म है नहीं, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, हिस्टेरेसिस कर्व, यही सब है। चलो सुनो भाई, इधर ध्यान दो। देखो देखो देखो, सबसे पहले बात करते हैं बार मैग्नेट का। ये बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है? ओ भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है? बार मैग्नेट क्या होता है भाई? दो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट में। एक कौन सा पोल? साउथ पोल। और एक कौन सा पोल? नॉर्थ पोल।
एक टर्म होता है स्मॉल एम, नॉर्थ पे प्लस एम लिखा जाता है और साउथ पे माइनस एम लिखा जाता है। एक ये लेंथ होती है, इसको बोलते हैं एल, या ये बराबर होता है 2a के। इस लेंथ को बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोला जाता है बेटा जी? मैग्नेटिक लेंथ। और एक ये एंड टू एंड वाली लेंथ होती है, इसको बोलते हैं क्या? ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है ना? हमको जितनी बात करनी है वो किसके अराउंड बात करनी है? मैग्नेटिक लेंथ के अलावा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता छोटे मैग्नेट्स में, अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ दोनों बराबर होती है। अब देखो, ये जैसे चार्ज होता था ना क्यू, क्यू को क्या बोलते थे? चार्ज। वैसे यहां पे एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। एम को क्या बोलेंगे भाई साहब? पोल स्ट्रेंथ। तो जब दो अनलाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते थे तो क्या डाइपोल बनता था? डाइपोल बनता था ना। तो डाइपोल का मूवमेंट होता था, डाइपोल मूवमेंट, इसको क्या लिखते थे? Q इंटू 2a या Q इंटू एल। और इसका डायरेक्शन किधर होता था? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेम एज यहां पे होता है कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट। पढ़े हो ना NIA? अरे याद है? मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन यहां आई वाई तो है नहीं। यहां मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या मतलब है? ये m जो है ये बराबर होता है स्मॉल m इंटू एल के या स्मॉल m इंटू 2a के। और ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन किधर होगा? साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन किधर होगा? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा चल रहा है, लेकिन इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का क्या मतलब है? पढ़ के आए हो? थोड़ा ध्यान दो, कहां पढ़े हो? इसी चैप्टर में हम लोग एक बात पढ़े थे, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पढ़े थे कि नहीं? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत ध्यान से सुनना, पूरा मैग्नेटिक मटेरियल यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जैसे मान लो अगर हम कहें कि एक हमारे पास बार मैग्नेट है, तो क्या इस बार मैग्नेट के पास एटम्स हैं? एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम भी रहे हैं? तो क्या गोल घूमते समय कुछ करंट एसोसिएट कर रहे हैं चारों तरफ? अरे कर रहे हैं ना। उनका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है कि नहीं? एक फॉर्मूला पढ़े थे, m बराबर EVR/2। m बराबर क्या पढ़े थे? EVR/2। इलेक्ट्रॉन का पढ़े थे ना, m बराबर EVR/2। अब सोचो, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि बहुत सारे? बहुत सारे। अगर ये परमानेंट मैग्नेट है तो ये परमानेंट मैग्नेट कैसे है? क्लियर है? पहली बात तो ये समझनी है कि ये परमानेंट मैग्नेट बना कैसे। जैसे जो सबसे ओरिजिनल लेवल पे हमको मैग्नेट मिला है धरती मैया के अंदर, क्लियर है, वो मैग्नेट बनाने के पीछे जिम्मेदार है धरती मैया की मैग्नेटिक फील्ड। कैसे जिम्मेदार है? कि हमारे अर्थ में बहुत सारे ओर्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं। ये बात तो जानते हो? क्लियर है ना? यहाँ पे वो तो कोर की बात अलग हो गई, मैं अपनी जनरल सरफेस की बात कर रहा हूं। अलग अलग पहाड़ियां हैं, उनके जो स्टोन्स हैं, उन स्टोन्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। तो जहां ऐसी जगहों पर जहां फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जत्था इकट्ठा होता, बड़ी बड़ी पहाड़ी है पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। एक पहाड़ी थी मैग्नीसिया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की खोज हुई थी। तो वहां की स्टोरी है कि एक चरवाहा था, वो उसके स्पाइक्स लगे थे। तो वो जब जाता था ना, तो वहां क्या होता था कि उसका पैर चिपकने लगता था। तो वो लोगों को ये दिखाने लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ है, कोई भूत प्रेत है। फिर कुछ लोग को पता चला, तो कुछ जो चीजों को मैनिपुलेट करते थे धर्म के अराउंड, उन्होंने उस पहाड़ी को जादूगरी बता दिया कि इस पहाड़ी पे राक्षस रहता है, भूत रहता है, चिपका लेता है। कुछ दिनों तक ये कहानी चली। फिर कुछ लॉजिकल लोग आए, लॉजिकल लोगों ने कहा कि नहीं, ये इस मटीरियल की प्रॉपर्टी है। तो वो उस मटीरियल के अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आया कैसे? तो जैसे मान लो अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस समय इसके पास इसका कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है। क्यों मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है इसका? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या गोल गोल घूम रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या मैग्नेटिक मूवमेंट बना रहा है? ईवीआर। अरे बना रहा है EVR/2। अब एक इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग क्लॉकवाइज है और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों आमने सामने रखे हैं।
तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट प्लस एक्स में आएगा तो दूसरे का माइनस एक्स में, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। वो सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनका इनिशियली कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, उनके सारे मैग्नेटिक डोमेन्स जिनको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, वो सब रैंडमली अलाइंड है। क्लियर? मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट प्लस एक्स में जा रहा है तो 10 का कहां है? माइनस एक्स। लेकिन जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, अब ये मेटल है, ये धरती मैया की मैग्नेटिक फील्ड में बहुत समय से पड़ा हुआ है, तो धरती मैया की मैग्नेटिक फील्ड जब इसके अंदर जा रही है तो वो क्या कर रही है? इसको मैग्नेटाइज करने का काम कर रही है। मैग्नेटाइज कैसे कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग को चेंज करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में स्पिन करने के लिए मजबूर कर दे रही है। अब सब कैसे घूम रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड आई, 1000 को घुमाया, और आई 2000 को घुमाया, 10,000 को घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती गई और धीरे 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 मैग्नेटिक डोमेन्स का अलाइनमेंट बनता गया। क्लियर? अब ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि इसके सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। क्लियर? अब इसका कैरेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हुआ क्या? हमने बहुत बड़ा रॉक था जो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर रहा था, हमने उसका एक टुकड़ा तोड़ा और तोड़ के उठा लिया, उठा के उसको काट लिया, काट के निकाल लिया। तो जब काट के निकाल लिया तो हमने देखा कि निकालने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर है। क्लियर है ना? तो इस तरह के मटेरियल्स को बोला गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोला गया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उनके सारे डोमेन्स अलाइन हुए। क्लैरिटी है? लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटी, मैग्नेटिक कैरेक्टर गायब। क्यों? क्योंकि फिर वो सारे डोमेन्स जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में वापस आ गए। जैसे बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे कि मैग्नेट ले लेते थे, मैग्नेट के पास सब लोग क्लीन शेव करते थे, घर पे बैठ के दाढ़ी बनाते थे, तो पत्ती तोड़ लेते थे, ब्लेड, और ब्लेड तोड़ के चिपकाते थे उस मैग्नेट से, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा ब्लेड, और देखते थे किसका सबसे ज्यादा लंबा चिपक रहा है। क्लैरिटी है? तो ऐसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स थे। तो हो क्या रहा है, अगर आप ब्लेड को मैग्नेट से निकाल दोगे, ब्लेड को मैग्नेट से निकाल दोगे तो क्या होगा? क्या ब्लेड का कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। ठीक? क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर गई तो उसके सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो गए। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेट हटा दिया, क्या हो गया? अलाइनमेंट खत्म हो गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर चला गया। कुछ, हाँ बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल लगता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि अर्थ का मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत डोमिनेटिंग नहीं होता है। जब बहुत ज्यादा समय तक बहुत पुराना रॉक होता है, बहुत समय तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पेनिट्रेशन हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है ना? ऐसे नहीं है कि एक इस मटेरियल को उठाए, आज रख दिया और आज ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने लग जाएगा। इसको बहुत समय तक, अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत समय तक अगर इसको जमीन के अंदर गाड़ के रख दो, तो जब इसको बाहर निकालोगे तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा। ऐसी सिचुएशन है, बहुत समय लगता है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर अटेन करने में। फिर एक और मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको बोला जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। वो क्या करते हैं कि जैसे बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट अपने सारे डोमेन्स को अलाइन कर लेते हैं। तो वो चाहते हैं कि बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड हमारे अंदर ना जाए। जैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। मर्क्यूरी को जब तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या करती है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर भेज देती है, अपने अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जाने नहीं देती। जैसे कॉपर है, कॉपर कैसा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर? आयरन कैसा है? फेरोमैग्नेटिक। आयरन कैसा मैग्नेटिक मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। आयरन को बहुत ज्यादा समय तक अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर गेन कर लेगा, धीरे धीरे उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब मान लो एक परमानेंट मैग्नेट है, उसके सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइंड हैं, वो कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, मैं चाहता हूं उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म कर दूं, तो कैसे खत्म करूंगा? क्या है भाई, उसके के सारे डोमेन्स क्या एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है? अब उस अलाइनमेंट को चेंज करना है। अलाइनमेंट को चेंज करने के दो तरीके, खूब हीटिंग कर दो या खूब पिटाई कर दो उसकी। एक आता था, पता नहीं तुम लोग खिलौना देखे हो कि नहीं, जैसे दो मैग्नेट होते थे ब्लैक कलर के, उनको ऐसे ऊपर फेंको तो चिटचिटाते हुए जाते थे, हाँ आवाज करते थे ना। तो जब उसको ज्यादा समय तक यूज कर लो तो उसकी चिटचिटाहट खत्म हो जाती थी। क्यों खत्म हो जाती थी? क्योंकि बार बार क्या हो रहा है,
कोलिजन, और कोलिजन की वजह से उसके डोमेन्स का अलाइनमेंट धीरे 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 न्यूट्रल होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर खो देता है। फिर उसके बाद वो चिपकता तो है लेकिन बहुत कम स्ट्रेंथ के साथ चिपकता है, और फिर वो जो आवाज निकलती है उसे चिटचिटाने की, उसके कर्व सरफेस की वजह से वो बंद हो जाती है धीरे धीरे। क्लियर? तो यही सब कहानी है। कहानी बस यहीं से शुरू होती है। सारी कहानी, पूरे मैग्नेटिक मटेरियल्स की कहानी बस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट से शुरू होती है, जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग। चाहे पैरामैग्नेटिक हो, चाहे डायामैग्नेटिक हो, चाहे फेरोमैग्नेटिक हो, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इनिशियली जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसके पास कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं था। उसके सारे डोमेन्स रैंडमली अलाइंड थे। ऐसे रैंडमली अलाइंड थे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? जीरो। लेकिन अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको बहुत ज्यादा समय तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया तो उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया। उसके सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो गए। अब मैग्नेटिक फील्ड के जाने के बाद भी वो अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा है। अगर मुझे उसको मैग्नेटिक कैरेक्टर छोड़वाना है तो मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर वो अपना सारा मैग्नेटिक कैरेक्टर खो देगा। उसको क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। अभी ये सब बातें आएंगी धीरे धीरे पढ़ने को। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके साथ बात यह है कि वो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं। फीबली मैग्नेटाइज का मतलब समझते हो ना, कम मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। उनके डोमेन्स अलाइंड होते हैं लेकिन इतने ज्यादा अलाइंड नहीं होते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जाती है वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति परिस्थिति में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगली सिचुएशन आती है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की। ये क्या करते हैं कि जैसे इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये तलवार लेके खड़े हो जाएंगे कि हमारे अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करनी चाहिए। अपने अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड जाने नहीं देते हैं। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनके डोमेन्स रिवर्स हो जाते हैं। क्लियर? इसी के बिहाफ पर हम बनाते हैं दुनिया की जितनी भी मैग्नेटिक डिवाइसेस हो गई, चाहे जनरेटर हो गया, चाहे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, कुछ भी हो गया, सबको इसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बिहाफ पे बनाया जाता है। जैसे यहां पर ये जो आप स्फेयर यूज किए हैं, इस स्फेयर का नाम रखते हैं आप सॉफ्ट आयरन कोर। क्या नाम रखते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखा जाता है? आयरन कैसा मटीरियल है? फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है ना? फेरोमैग्नेटिक मटीरियल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के हटने के बाद भी वो अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। तो तुम क्या चाहोगे कि तुम स्विच ऑफ कर दो फिर भी ये रीडिंग मेजर करता रहे? नहीं ना। तो फिर तुम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया? तो एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। बोलो बोलो बोलो। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटेगी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा? नहीं, फेरो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। पैरा यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन इतना कम मैग्नेटाइज होगा कि उस मैग्नेटाइजेशन से हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो यूज करना है फेरोमैग्नेटिक, लेकिन ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है जो मैग्नेटाइज भी ज्यादा हो और डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाए। तो आयरन कोर का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको बोला जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। ये ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज भी हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के जाने के बाद डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। पैरामैग्नेटिक के जितना डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, लेकिन इतना डीमैग्नेटाइज हो जाता है कि जो थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड बचती भी है उससे इसकी रीडिंग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम जनरेटर बनाते हैं, जनरेटर जानते हो? जनरेटर में आर्मेचर होता है, आर्मेचर की वाइंडिंग होती है, जिसके ऊपर आर्मेचर की वाइंडिंग की जाती है वो भी सॉफ्ट आयरन कोर होता है। आपके घर में पंखा लगा है, पंखे के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और अंदर ऐसे शू लगा होता है, उस शू के ऊपर खूब सारे कॉपर वायर्स लगे होते हैं जिसको बोलते हैं कॉइल, बोलते हैं ना। जिसके ऊपर, जिस शू के ऊपर उसको लपेटा जाता है वो भी क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है। जब हमको परमानेंट मैग्नेट्स बनाने हैं तो हमको क्या यूज करना है? स्टील। स्टील के साथ क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगी, वो मैग्नेटाइज हुआ और बहुत समय तक मैग्नेटाइज रह गया। फिर उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर खोने के लिए या तो आपको उसको बहुत ज्यादा कोलिजन में डालना पड़ेगा या तो उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करना पड़ेगा। यहां बेस रखा जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। ये सिचुएशन है हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट, इसी के बिहाफ पे सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स डिफाइन होते हैं। तो अगर हमको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम कैसा मटेरियल यूज करेंगे? पैरा या फेरो?
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। कैसा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही भयंकर मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्लियर? अब सुनना, तो जब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं तो तुम एक बात पढ़े होगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। मान लो हम तुमसे कहे कि तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है -m, ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है +m, इनके बीच का गैप 2a है, यहां से x डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। क्लियर? तो अच्छा सोचो, अगर यही इसकी जगह चार्ज होता तो यहां -q होता, यहां +q होता, इनके बीच का गैप 2a होता, यहां P पॉइंट होता x डिस्टेंस पे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? क्या होता? 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये था? अरे था ना? यहां भी वही आएगा, यहां भी वही आएगा। P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा तो तुम लिखोगे 2kp, P की जगह कैपिटल M, P की जगह क्या? कैपिटल M, 2km इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे क्लियर? यहां k की वैल्यू किसके बराबर है? बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां k की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू नॉट अपॉन, बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर? कंडीशन ये है कि अगर मेरा x बहुत बड़ा हो जाए किससे? 2a से या a से, तो b बराबर क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, 2km अपॉन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। अरे क्लियर है? ये कौन सा पोल है? ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। P पॉइंट पे नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर होगी, और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर होगी? अरे होगी ना? किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? नॉर्थ की ज्यादा होगी और साउथ की कम होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इधर आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका भी डायरेक्शन किधर आएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बहुत सिंपल है, एज इट इज, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स का जस्ट कॉपी पेस्ट, कुछ अलग नहीं है ना? अच्छा, दूसरी सिचुएशन, अगर मान लो तुमसे कहे, अगर तुमसे कहे कि तुम्हारे पास ये एक बार मैग्नेट है और अब तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पे है -m और यहां पे है +m, तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, दैट इज एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल हो गया ना? तो जब इक्वेटोरियल पे निकालना है तो इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का kp अपॉन एक्स क्यूब होता है। अरे होगा, होता है ना? वैसे तुम लिखते हो kp, तो यहां हो जाएगा km अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। जनरल फॉर्मूला यही होता है, कुछ याद नहीं है गधा। ये ए और ये भी क्या है? ए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? km अपॉन एक्स क्यूब, अगर x बहुत बड़ा हो जाए किससे? a से। अरे क्लियर है? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किधर आएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर आएगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या इधर है? अरे है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा? एंटी पैरेलल होगा। किससे? मैग्नेटिक मूवमेंट से, मैग्नेटिक मूवमेंट से। दूसरा बार मैग्नेट का सिचुएशन है कि ये तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, अब तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है रैंडमली किसी P पॉइंट पे। यहां P पॉइंट पे जो यहां से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला याद है? क्या था? kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा +1। यही तो था ना? नहीं आ रहा है? तो जब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो। km अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा +1। अरे क्लियर है? एकदम सेम एज इट इज, कोई फर्क नहीं, जैसे वहां था वैसे ही यहां है। बस P किससे एक्सचेंज हो गया? M से। वहां K का वैल्यू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां K का वैल्यू क्या है?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे डाइपोल्स के सवाल बनाए थे एज इट इज सेम सवाल यहां बार मैग्नेट के बनते हैं। तो होता क्या है कि इस वाले रीजन से जनरली सवाल नहीं पूछा जाता है, जनरली नहीं आता है। मतलब मैं देख रहा था, काफी पुराने नीट के पेपर्स देख रहा था, वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो पूछते हैं कि अगर हम इस बार मैग्नेट को कहां रख दें, बार मैग्नेट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। एक बार मैग्नेट लिए, इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब ध्यान से सुनना, इसका लेंथ है हमारे पास एल, यहां से लेकर यहां तक का, क्लियर? इसका मास है हमारे पास एम, लेंथ है एल, मास है एम। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या? कैपिटल एम, क्लियर? इस एम का मतलब मास है और कैपिटल एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। कहा कि अगर यहां पर माइनस एम वाली सिचुएशन है और यहां पर प्लस एम वाली सिचुएशन है, तो बताओ ये कोई टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। इधर क्या लगेगा? क्यूई फोर्स होता था ना, क्यूई होता था ना, वैसे यहां पे होता है क्या? माइनस एम बी। अरे क्लियर है? तो यहां क्या लग जाएगा? इधर प्लस एम बी, क्लियर है? ये क्या करेगा? इसको गोल घुमाएगा। अरे गोल घुमाएगा ना, समझना। तो भैया ये लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर क्या होता है? ईदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स लिख लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। एम इंटू एल को क्या कैपिटल एम लिखा जा सकता है? तो कैपिटल एम बी साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला पहले भी पढ़ के आए हो, टाउ बराबर क्या? एम बी साइन थीटा। तब वहां एम का वैल्यू एन आई ए होता था, यहां बार मैग्नेट्स में एम का वैल्यू फिक्स रहेगा, जो स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ के बराबर होगा। अरे क्लैरिटी है यार? चलो अब देखो, अब होगा क्या? अगर हम वही सिचुएशन सब इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम क्या टॉर्क जीरो होगा? नेट फोर्स क्या हमेशा जीरो रहेगा इसमें? अरे नेट फोर्स तो हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि जितना आगे लगेगा उतना पीछे लगेगा हर सिचुएशन में। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स बराबर जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसकी दो सिचुएशन मिलेगी, एक मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और एक मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन एक स्टेबल होगा और एक अनस्टेबल। कौन स्टेबल होगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे क्या स्टेबल होगा? यहां पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का हम पता कैसे लगाते हैं? बोलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पता कैसे लगाते हो? क्या स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार। स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे। देखो, पहले ये इस सिचुएशन में रखा था, पहले ये ऐसे रखा था, यहां से हमने इसको थीटा डिग्री घुमाया, ये थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। स्लाइटली घुमा के छोड़ दोगे क्या होगा? क्या फिर से सीधा हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस एम टू प्लस एम। अब सोचो, जब ऐसे है तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर ही लग रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, क्या एसएचएम परफॉर्म करेगा? अरे एसएचएम करेगा ना। इसका अपना मास कितना है? एम है, तो इनर्शिया भी रहेगा कि नहीं रहेगा? अब थीटा डिग्री तुम डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, नाउ इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो कहा टाइम पीरियड बताओ। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? टाउ बराबर क्या? एम बी साइन थीटा। अब ये थीटा बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? माइनस एम बी। माइनस एम बी क्यों? डिस्प्लेस किधर कियो? डिस्प्लेस किधर कियो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसे आया है? क्लॉकवाइज। क्या टाउ और थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है? अरे है कि नहीं है? क्या ये कांस्टेंट हो जाएगा? एम मैग्नेटिक मूवमेंट है, कांस्टेंट है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है। तो ये बताओ, क्या टाउ की जगह आई इंटू एल्फा लिख सकते हो? तो आई इंटू एल्फा बराबर माइनस ऑफ एम बी इंटू थीटा। तो एल्फा बराबर कितना? माइनस ऑफ एम बी बाई आई इंटू थीटा।
क्या ये कांस्टेंट हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा यहां से बोलो? अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। तो टाइम पीरियड, बोलो बोलो बोलो, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी। अब ये सवाल क्यों पूछता है पता है? खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सेंट्रल पॉइंट के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12। ये हो गया तुम्हारे पास टॉर्क। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो अगर टाउ एम बी साइन थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। अगर हम कहें कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारा कोई मैग्नेट है, अभी ये थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। थीटा एंगल कैसे नापोगे? क्या माइनस एम प्लस एम देख के नापोगे ना भाई? पता चला प्लस एम यहां कर दिया, माइनस एम यहां कर दिया और थीटा यही लिख रहे हो। अरे क्लियर है? ध्यान देना, मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन से थीटा देखना, हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन खींच लेना कि मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है। अरे क्लियर है? अबे यहां प्लस एम कर दूंगा और यहां क्या कर दूंगा माइनस एम, तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे चला जाएगा ना। तब तो तू ये वाला एंगल लिखेगा ना, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो ध्यान देना, खाली मैग्नेट मत देखना, रॉड बना हुआ है और ये एंगल है थीटा, तो उठा 30 डिग्री दिया हुआ 30 डिग्री डाल दिए। देख लेना कौन सा पोल माइनस है, कौन सा पोल प्लस है, कौन सा साउथ पोल है और कौन सा नॉर्थ पोल है। यही सबसे ज्यादा गलती होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे किसी भी एंगल पर? माइनस एम बी कॉस थीटा। अरे क्लियर है? अब हमसे कभी एक्सटर्नल वर्क डन पूछ ले तो क्या निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या लिखोगे? डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अरे समझ आया क्या? पल्ले पड़ रहा है? तो थीटा का बहुत खास ख्याल रखा जाएगा, रखा जाएगा ना। चल नोट कर इसको। पहले से क्या, पहले कुछ पढ़ाया नहीं हूं आज? ये पढ़ाया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके पहले तो ये सब तो सवाल, तो ये सब तो कल ही वाले क्वेश्चन हैं यार, कल ही वाले टॉपिक्स हैं ये सब तो। हाँ चलो यहां से लिख लो, लो लिख लो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से लिख लो। साला इतनी मीठी चाय थी कि सर दर्द करने लगा।
डाई इलेक्ट्रिक याद है तुम लोगों को? डाई इलेक्ट्रिक क्या होता था कि जब हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड ले जाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाते थे, तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी? आती थी ना? कितनी आती थी? ई नॉट बाई के। तो उसको लिखते थे क्या? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड लिखते थे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिटली इंड्यूस हो जाती थी ना। यहां क्या होता है, बस इतना सा ही अंतर है कि यहां जब किसी भी आप मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो तो आ ही रही है, साथ में अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है और सेम डायरेक्शन में पैदा कर देता है जनरली। जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरो में ऑपोजिट कर, उसमें क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक में ऑपोजिट कर देता है। भाई देखो, साले सोता नहीं है क्या रात में तो? हाँ, क्या करता है रात भर? चैटिंग? नहीं ना, पढ़ाई कर लो। कहाँ है हो? अभी जगे हुए हैं ना? जगे रहना, 2 महीना और जाग लो बस। हाँ, 70 दिन, 72 मिनट्स, ये जिंदगी के तुम्हारे बेहतरीन 70 दिन। कल तो चले गए मतलब अपने महाराज तरुण सर, तो कल चले गए। हाँ, रो रहे थे, कोई बात नहीं। तरुण सर भी रो रहे थे? हाँ, खुश हो रहे थे, हाँ बहुत खुश थे। कल तो मतलब ऐसा लग रहा था कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि यार एक्चुअली क्या है, घर परिवार वाले के लिए ये बहुत टफ काम है कि अपना घर परिवार छोड़ के 15 दिन 17 दिन यहाँ बैठ के पड़े रहो, वो भी गेस्ट हाउस में। साला ना खाने का व्यवस्था, ना पीने का व्यवस्था, ना पढ़ने का व्यवस्था, कुछ नहीं, कोई जीवन नहीं। मैं देख रहा हूँ ना, मैं 2 दिन से मैं अपने घर में अकेला हूँ, पागल हो जाता हूँ भाई, समझ ही नहीं आता क्या करूं। मतलब लिटरली घर परिवार यार, घर परिवार वाला जिंदगी अलग है थोड़ा। हाँ, जब तुम्हारी उम्र में थे ना हम, तो हमको घर की तरफ मुंह देखने, पलट के मन देखने का मन भी नहीं करता था। अच्छा, हम तो जीवन भर बाहर है बिताए। आधा जीवन, हमारे जीवन का आधा हिस्सा हॉस्टल में कटा है हमारा। हाँ। क्यों? और हमको घर जाने का मन भी नहीं करता था। अब लगता था यार कितना बाउंडेशन है घर में यार। अच्छा, घर पे आजादी था। चले आगे बढ़े, अगली स्लाइड जल्दी कर। इसको लिख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिज्म। यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया ऑफ द कॉइल या प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो यहां पे क्या होगा, साइन थीटा हमेशा किसके बराबर होगा? साइन थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। हम्म, नहीं नहीं, वो प्लेन मिरर छोड़ो, वो यहाँ प्लेन मिरर ये लगता है, यहाँ पे तो लेंस, यहाँ पे तो सीधे वो लगता है, एक क्या ट्रांसपेरेंट स्लैब लगती है, थिन स्लैब। यहां पर मिरर लगाया जाता है। इस वाले में कहा गया, इस वाले में इस रीडिंग को देखने के लिए यहां पर मिरर लगाया जाता है। और ये जो मिरर होता है ये कैसा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। हाँ, कॉनकेव मिरर क्या करता है, रीडिंग उसकी जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि स्केल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो तुमको एक ऐसी इमेज चाहिए जो वर्चुअल हो और मैग्नीफाइड हो, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। कितना कितना हंस रहे हो बे तुम लोग, क्या कोई कॉमेडी चल रहा है क्या? नहीं बताओ, अगर कुछ चल रहा हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूं थोड़ा। है, सारे जहां से अच्छा।
हिंदुस्तान अच्छा तो है भाई। हाँ यार, क्या बॉलिंग की कल भाई ने। लेकिन मार खाएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो बड़े मैच में मार खाएगा भाई। हाँ, संडे पाकिस्तानी नहीं मार पाएंगे यार, उनमें कोई बैट्समैन थोड़ी है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बड़े ये ना कि हार्ड लेंथ बॉलर है, कोई बहुत लंबा उसको मार नहीं सकता। अच्छा बैट्समैन ना रहे बाय द वे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले में कोई धुन सकता है उसको। हाँ, एक तो वो न्यूजीलैंड वाला, क्या नाम है यार उनका, ओपनर ओपनर ओपनर, डेविन कॉनरॉय। आईपीएल में किस टीम में है इस बार? सीएसके में है? हो गया। इसके बाद एक हिस्सा बचा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल्स, और फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद 15-20 सवाल बना लेंगे इसके। फिर इसके बाद ये पार्ट खत्म। कल भी 2 क्लास है, नहीं कल एक ही है। हाँ, अब हम सीधे मिलेंगे 27 तारीख को, टेस्ट के बाद। हाँ, पहले जा रहे हैं लखनऊ, फिर जाएंगे बेंगलोर। घूमने क्या, कंपनी वाले बुला रहे हैं तो देख लो किस लिए बुला रहे हैं। कुछ लक्ष्मी लक्ष्मी दे तो बढ़िया है। तो हमारा हमारा मन नहीं था जाने का, लेकिन क्या बताएं, सिलेबस 3 क्लास लगेगा उसके बाद, कल के बाद 3 क्लास और लगेगा। हाँ, कुछ बचा ही नहीं इसके बाद यार, ईएमआई और एसी 4 क्लास लगेगा मैक्स टू मैक्स। हाँ, अरे 3-3 घंटे का क्लास लगेगा ना भाई इसके बाद। 3-3। अबे यार, ये बताओ, कल मैं 2.5 घंटा पढ़ाऊंगा, ठीक, कल 2.5 घंटा हो गया। उसके बाद 28 को, 27 को, 28 को, 1 को, 2 को, मैक्स टू मैक्स 2, 4 दिन, 4 दूना 8, 4 12 घंटा, 12 घंटे के चैप्टर थोड़ी है यार। है? तो 28 से एक दिन बाद नहीं जाता, अगर ये लोग बैंगलोर नहीं बुलाते तो, एक दिन बाद नहीं जाता है। नहीं, कंपनी चेंज होने वाला नहीं है, वो श्योर रहना चाह रहे हैं कि कंपनी में है कि नहीं है ये लोग, एक बार इनसे मिला के बात कर लेते हैं। हैं? भंडारा? अरे बिल्कुल मिलेगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो, भंडारा मिलेगा, चाहे घर से बनवा के ले आना पड़े। भंडारा मिलेगा, गाड़ी में भर के ले आएंगे साला, सीट वीट निकाल के। बूंदी, पूड़ी और सब्जी। हाँ, बेंच पे बैठा के। हाँ, मीठा हो गया ना बूंदी। आगे बढ़े। मेरे हॉस्टल से, मेरा कहाँ हॉस्टल है वे? अच्छा, तुम अपने हॉस्टल से ले आओगे? रहने दो यार, रोज ही हॉस्टल का खा रहे हो, तो उस दिन भी हॉस्टल का खाओगे यार। हाँ, अच्छा, बच्चों को भी लेके आएंगे, भंडारा हो रहा है, चलो। हाँ, सूर्यवंशम वाला खीर। चलो 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 चलो, इसको लिखो यार, जल्दी लिखो, जल्दी पेन चलाओ। हाँ, अब नहीं आएंगे, अरे आएंगे अभी एक राउंड और। ऑफलाइन ना? हाँ, तो नहीं पढ़ाएंगे ऑफलाइन है। हाँ, हाँ देखे थे। हाँ, थोड़ा सा ही देखे थे। हाँ,
भाड़ा बहुत लगता है क्या? अच्छा, आने जाने का भाड़ा बहुत लगता है। तो कौन सा सर को देना है? वो तो कंपनी देती है। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे नाटक बहुत रहता है ना यार। पटना वाले एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, 40 मिनट पहले जाओ, घुस जाओ, एंट्री हो जाती है तुरंत। वहां साला 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाओ तो एंट्री मिलती है, उसके बाद गेट से एंटर करोगे, फिर अंदर ही अंदर 1 किलोमीटर पैदल चलवाएंगे तब। हाँ, जैसे फेयर ना बहुत वेरिएबल होता है, बहुत वेरिएबल फेयर होता है एयरपोर्ट का। मतलब कभी ऐसे, अभी इस समय बहुत महंगा चल रहा है, इस समय 15,000 16,000 17,000 ऐसे लग रहा है। हाँ, एक बार जाने का केवल। हाँ हाँ, वैसे हर बार इतना पैसा नहीं लगता। अभी ये कुंभ वाला माहौल चल रहा है ना, इस वजह से महंगी है सारी फ्लाइट्स। वैसे 3,000 4,000 5,000, मैक्स टू मैक्स 5,000। हम्म। पैसा कमी नहीं है। अब भाई जितना भी दिया है पर्याप्त है, और हर महीने की 31 तारीख को क्रेडिट हो जाता है, 30 तारीख को, अगर 30 का महीना है। हाँ, वीटी सर को नहीं नहीं, एक से ज्यादा मिलता है सबका, मतलब हाँ अप्रोक्सीमेटली। किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, बस इतना ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। नहीं नहीं, अभी मेरा कम है यार। एक्चुअली मैं, सुधांशु सर, सुभाष सर और हम सब लोग एक रेंज में आते हैं, और थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, 2 4 10 लाख रुपए का। हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, हम सब लोग एक रेंज में आते हैं। और अब ये तरुण सर, एमडी सर और वीटी सर और सर्वेश सर अलग रेंज में आते हैं। अरे तो ये लोग संकल्प भारत के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं यार। हाँ, संकल्प भारत, और संकल्प भारत यार, वो यार वो बहुत बड़ी चीज थी यार, सब बेकार हो गया। हाँ, विद्यापीठ का नाम तरुण सर ही रखे हैं। हाँ, अरे तरुण सर वो आदमी थे पीडब्ल्यू में, कि तरुण सर के पास पीडब्ल्यू की बैलेंस शीट हुआ करती थी। तो तुम अब सोचो ना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सब तरुण सर को पता होता था। हाँ, सबसे कम नहीं मिल रहा था। मतलब जैसे क्या होता है कि इफ यू आर अ फाउंडिंग मेंबर, तुम पहले दिन से कंपनी बना रहे हो, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी तो अपना हक हो ना कंपनी के अंदर यार। तो वो नहीं मिल रहा था, बस और कोई बात नहीं थी। ई शॉप होता है एक, उसका चोचलाबाजी रहता है, ई शॉप दे देते हैं बस। वो भी सर लोग, कोई सर लोग का कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था पीडब्ल्यू के साथ। मतलब एक पेपर नहीं साइन किया था इन लोगों ने पीडब्ल्यू में। वो कहते थे, वो कहता था, अलग अलग भाई अपना कहता था, देंगे सर देंगे सर देंगे सर। सर लोग कहते थे ठीक है यार, अपन तो स्क्रैच से बना रहे हैं। लास्ट में कट गया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ। भाई देखो, कोई भी मेहनत कर रहा है, दिन रात रगड़ रहा है, देखे तरुण सर के आंख के नीचे गड्ढा बैठ गया है एकदम भयंकर, तो यार अपनी मेहनत का मेहनताना तो वो बनाता ही है यार, अब वो नहीं मिलेगा तो फिर फ्रस्ट्रेट तो होएगा यार। यही सबसे बड़ा कारण था। हाँ भाई। हाँ, ये आज डन। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ बचा ही नहीं अब। इसके बाद ईएमआई और एसी। ईएम वेव्स, हाँ साथ में। कल कल पूरा मोशनल ईएमएफ खत्म हो जाएगा। मोशनल ईएमएफ, हाँ इमोशनल ईएमएफ वही। एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, बट तुम्हारे में केवल फॉर्मूला ही आता है, क्योंकि जो भी आगे की कैलकुलेशन होती है वो सब इंटीग्रेशन बेस हो जाती है, उतना आएगा ही नहीं। हाँ, वो का सिलेबस बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। कभी कभी लगता है पूरे साल इतना आसान आसान पढ़ाया हूं, भूल गया हूं, सवाल ही नहीं बनते, कभी अच्छा सवाल लेके बैठ जाऊं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है।
तो क्या ही करूंगा फिर, कहता क्विट, अब नीट पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। ब्रेक दे दें? हाँ, कितना बज रहा है? 10:30, 10:25। चलो, तो मिलते हैं, आधे घंटे में मिलते हैं। हाँ, आधे घंटे। अब बहुत ज्यादा कंटेंट बचा नहीं है यार, बहुत उड़ के बचा होगा तो। हाँ, कल ले आऊंगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, कल क्लास में लेके आऊंगा, कल कराऊंगा। 15-20 मिनट का है वो। चलो इसको लिख लो, मिलते हैं अभी आधे घंटे में।